नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बात पिछले लंबे समय से मुझे जो मेरे दिमाग में आती है शिव जी, कि क्या प्रधानमंत्री वाकई गलत रास्ते पर चले गए हैं या उनका भाषण लिखने वाला उनके साथ खेला कर रहा है। ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि या तो वो भूल गए हैं कि देश के मुखिया है वो, या तो ये उनकी आदत हो गई है कि टोपी ट्रांसफर कर दो, हर चीज की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल दो, या फिर उनकी कोर टीम में कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति शामिल हो गया है जो जानबूझकर प्रधानमंत्री को अक्षम, असफल, और माफ कीजिएगा इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि उनके साथ ऐसा हो रहा है, उनको नाकारा साबित करने पर तुल गया है। तो प्रधानमंत्री अब जो बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, वो उन्हीं को आईना दिखाता हुआ नजर आता है शिव जी। और पूरी की पूरी सरकार एक तरह से फंसती हुई नजर आती है। और प्रधानमंत्री के बयान ने, प्रधानमंत्री के भाषण ने सरकार की फजीहत करवा दी, और इतनी भयानक फजीहत करवा दी। हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री का ये जो बयान है, ये जो भाषण है, ये उन पर, उनकी सरकार पर बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। देर से समझ आई उनको, थोड़ा सा देर से समझ आई, लेकिन समझ में आ गया कि भैया प्रधानमंत्री ने तो खुद देशवासियों में अफवाह फैलाने का काम कर दिया है। और प्रधानमंत्री के बयान से देश में पैनिक फैल गया है। प्रधानमंत्री के बयान से सरकार की फजीहत हो रही है, मोदी की फजीहत हो रही है। तो अब आनन फानन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों की फौज को उतार दिया है। कौन से बयान से बवाल हो गया, क्या वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, और कैसे प्रधानमंत्री फजीहत करवा रहे हैं अपनी ही सरकार की, और उसके बाद कौन कौन से मंत्रियों को मैदान में उतारा गया है, और वो क्या कर रहे हैं, पर्दे के सामने क्या कर रहे हैं और पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं। इस बड़े खेले की कहानी को लेकर इस स्टोरी में हम दर्शकों के सामने तमाम तथ्यों को रखेंगे, और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, कल हमने वीडियो बनाया शिव जी, तो बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट किया उस पर कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो उस पर सिर्फ इतना ही कहूंगा, भैया सरकार की महिमा है, यूट्यूब की महिमा है, मजबूरी है। आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा होगा, वीडियो आपके पास ये नहीं आ रहा होगा, तो आपको एक दो घंटे में थोड़ा सा हमारे चैनल पे आके खुद देखना पड़ेगा। वीडियो अपलोड हुआ है तो देखिए। और नोटिफिकेशन अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब समझिए कि कोई बड़ा खेला हो रहा है। तो ये कुछ दिनों के लिए आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, तुरंत कमेंट कीजिए, और उसके बाद कम से कम 5 लोगों तक इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि जो सिस्टम हमारे खिलाफ काम कर रहा है वो सिस्टम भी परेशान हो जाए। आप साथ देंगे तो ये बड़ी लड़ाई हम जीत पाएंगे। बड़ी स्टोरी की शुरुआत, और शिव जी हमेशा की तरह ओपनिंग रिमार्क, जो कहते हैं ना, ओपनिंग बैट्समैन की अपनी एक अलग भूमिका होती है, तो ओपनिंग बैट्समैन की भूमिका में अब शिव जी आएंगे, और उसके बाद एक एक करके हम तथ्यों को रखेंगे। जी शिव जी। 3 दिन हो गए लॉकडाउन को लेकर अलग अलग तरीके से वक्तव्य सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन की कोई चर्चा नहीं थी। प्रधानमंत्री ने कोरोना का सदन में जिक्र करके पूरे देश को पैनिक कर दिया। फिर पूछ रहे हैं, भैया आप दबाव में किसके में हो? पैनिक कौन कर रहा है? राहुल गांधी पैनिक कर रहे हैं। राहुल गांधी तो उस दिन संसद में ही नहीं थे, इसीलिए आप पहुंच गए। और अब तक का सबसे संक्षिप्त भाषण है। आपने कहा कि एक बार फिर हम कोरोना जैसी आपदा की तरह बुरे वक्त में आ रहे हैं। तो कोरोना में लॉकडाउन लगा था। इस समय 20 से ज्यादा देशों में लॉकडाउन लग चुका है। लॉकडाउन की प्रक्रिया होती है, यही नहीं है कि आवागमन बंद कर दिया जाए। लॉकडाउन की प्रक्रिया में आपका वर्क फ्रॉम होम है, दिन में कितने वाहन चलेंगे, कौन कौन से दिन फुल वाहन चलेंगे, कैसे कैसे आवागमन होगा, ये सब भी लॉकडाउन में आएगा। आज ही चर्चा हो रही है दिल्ली में बिजली अब रोकी जाएगी, काटी जाएगी। वो इसलिए नहीं काटी जाएगी, कोई मेंटेनेंस का काम होगा, वो इस सिस्टम को मैनेज करने के लिए रोकी जाएगी। खबरें ये भी हैं कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता, सभी जगह से मजदूरों की बड़ी तादाद में भीड़ निकल रही है। घर में काम करने वाले लोग भी अपना आसियां तलाश के अपने गांव वापस जा रहे हैं। गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा है, मिल रहा है तो 3,000, 4,000, 5,000 का मिल रहा है। हर व्यक्ति की कैपेसिटी नहीं है इतना महंगा सिलेंडर लेकर वो अपना करे। अब उसको संकट ये है कि लॉकडाउन जो लगा था कोरोना में, उसमें गैस भी मिल रही थी, सब्जी भी मिल रही थी, सब कुछ मिल रहा था।
या डीजल की समस्या आएगी। डीजल की समस्या साफ साफ इसलिए दिख रही है कि सरकार ने आज ही एक्साइज टैक्स 10 रुपया डीजल पर कम कर दिया। कंपनियां घाटे में जा रही थी। बरसों से वसूला क्यों जा रहा था, ये आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। एक ही झटके में आज 10 रुपया सस्ता हो गया। अगर पिछले कई वर्षों से हुआ होता तो 70 रुपया डीजल मिल रहा होता, 75 रुपया डीजल मिल रहा होता, इस पर कोई सवाल नहीं करेगा। अच्छा, अंधभक्त बोलेंगे भी नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि 5,000 का सिलेंडर और 200 रुपया का डीजल ले लेंगे। अब इस लॉकडाउन को लेकर सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आए रोकने की बात करने वाले हरदीप पुरी, जिन्होंने कहा तेल हमारे पास है, गैस हमारे पास है, निश्चिंत सोइए, रात को 60 रुपया बढ़ गई। उन्होंने आके पहला वक्तव्य दिया कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। दूसरा वक्तव्य देने वाले कौन है? किरेन रिजिजू। वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। अच्छा, एक बात बताइए, आपको इतना कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अरे आपके पास तो इन्फ्लुएंसर हैं। एक पोस्ट आई है, उसको लेकर कितना पेड कल से प्रमोशन चल रहा है। कई पत्रकारों का तो कैरियर तबाह कर देने वाली पोजीशन में पहुंच गए, फिर भी उन्होंने लिखा। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, क्या इन्फ्लुएंसर शिव जी 2-3 चीजें छोटा सा मैं संक्षेप में। इन्होंने जो ड्यूटी घटा दी है, जो टैक्स घटा दिया है पेट्रोल डीजल पे, इसका खेल मैं जरा दर्शकों को बता देता हूं। अगर आपको लग रहा है कि भैया ये पेट्रोल डीजल आपको सस्ता मिलेगा, तो सस्ता नहीं मिलेगा। कान इधर से पकड़ने की बजाय कान इधर से घुमा के पकड़ा जा रहा है, जेब तो आपकी कटेगी। अब क्या हो रहा है कि हमें ये बताया जा रहा है कि भैया इन कंपनियों को इन पेट्रोल डीजल पे 30 रुपए लीटर तक का घाटा हो रहा है, और ये जो है वो इसके दाम बढ़ा सकती है। ऐसा नहीं है कि बढ़ा नहीं सकती है, बढ़ाएगी, मैं 100% कह रहा हूं। तो उससे पहले एक गुडविल लेने के लिए सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए कम कर दिया। लेकिन इंतजार कीजिए, अगले कुछ घंटों में, हो सकता है कि आज देर रात तक पेट्रोलियम कंपनियां जो है वो पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम जो है वो बढ़ाने की घोषणा कर देंगे। तो मोटा मोटी इसी के आसपास आ जाएगा। वो 10 रुपए बढ़ाती है कि इससे ज्यादा बढ़ाती है, ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये बताया जा रहा है कि तेल कंपनियों को 30 रुपए प्रति लीटर तक घाटा हो रहा था। और ये 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम करने के लिए प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। पीछे के दरवाजे से लूट रहे हो, जेब आप हल्का कर रहे हो, और उसके बाद आप इस तरह की नौटंकी कर रहे हो। आगे एक चीज और समझिए, दिक्कत कहां हो रही है इस सिस्टम में। देखिए, चाय वाले, पकौड़े वाले, प्रधानमंत्री ने रोजगार बताया था, समोसे वाले, जलेबी वाले, इन तमाम लोगों का एक समस्या यह है कि चूंकि गैस अवेलेबल थी, ओपन मार्केट में अवेलेबल थी, तो इनमें बहुत सारे लोगों ने कनेक्शन लिया नहीं। अब एक समस्या इनके साथ आ रही है, कनेक्शन मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार ओपन करने को तैयार नहीं, जबकि सरकार को कनेक्शन ओपन कर देना चाहिए कि जिन लोगों के पास एलपीजी का सिलेंडर का कनेक्शन नहीं है उनको लेना चाहिए। तो ये कनेक्शन इनको मिलेगा नहीं, ओपन मार्केट में महंगी कीमत पे बिक रहा है, तो पूरा का पूरा मार्केट खाली है, और ये तमाम लोग 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन रहेंगे, और उसके बाद अपने अपने गांव चले जाएंगे। तो बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। इससे बचने के लिए सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है आज की तारीख में। बाद में अचानक जब हाथ पांव फूलेंगे तो सरकार किसी और योजना को लेकर और एक नई तरह की बातों को लेकर सामने आ सकती है। लेकिन इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बोला लोकसभा और राज्यसभा में, देखिए लोकसभा में क्या बोला, इस समय पश्चिम एशिया के हालात चिंताजनक है। यह संकट अब 3 सप्ताह से अधिक समय से जारी है। यह एक बहुत अहम है, और भारत के ये भी उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे हमारे संबंध है, और हमारी सरकार तमाम चीजों को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। लेकिन अगर ये लड़ाई बहुत आगे तक चलती रही तो ये संकट आगे और ज्यादा बढ़ेगा। और कोरोना जैसे हालात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था, मैं एग्जैक्ट लाइन बता रहा हूं, ये प्रधानमंत्री कार्यालय की प्रेस रिलीज है शिव जी, ताकि लोग ना कहे कि भैया कहां से उठा के लाए हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन का समापन करते हुए लोकसभा में कहा था कि इस युद्ध के कारण उत्पन्न कठिन वैश्विक परिस्थितियां लंबे समय तक बनी रहने की संभावना है। उन्होंने राष्ट्र से कोविड-19 महामारी के समय की तरह ही एकजुट बने रहने और तैयार रहने की अपील की। अब कामगारों को सिलेंडर नहीं मिल रहा, छोटे छोटे काम करने वाले लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा, वो अपने गांव देहात जा रहे हैं। ये तमाम तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, और इस बीच 3 सप्ताह बाद प्रधानमंत्री जाकर कहते हैं कि कोरोना जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। तो क्या अफवाह नहीं फैला रहे थे प्रधानमंत्री? और उसके बाद ये सवाल उठने लगा, और उसके बाद ये सवाल उठा
आप तारीखों पर गौर कर लीजिएगा कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा में जो भाषण दिया शिव जी, वो 23 मार्च को दिया था। आज 27 मार्च है, 96 घंटे हो गए हैं। इन 96 घंटे में क्या प्रधानमंत्री को खुद सामने आकर सफाई नहीं देनी चाहिए? नेता का भाषण तो ऐसा होता है कि देखो हाँ संकट है, संकट की स्थिति है, कुछ समय तक दिक्कत रहेगी, लेकिन मैं बैठा हूं ना यहाँ, मैं आपकी दिक्कत का समाधान निकालने का हर संभव प्रयास करता रहूंगा, हर संभव प्रयास करने की कोशिश करता रहूंगा। इस तरह की बात प्रधानमंत्री को आश्वासन के तौर पर देनी चाहिए, उन्होंने नहीं दिया। अफवाह जब बढ़ता हुआ चला आया, जब बहुत ज्यादा दिक्कतें खड़ी होनी शुरू हो गई, तो सरकार ने अपने मंत्रियों की फौज को उतार दिया। अब उन मंत्रियों पर, आपने एक मंत्री का जिक्र कर दिया है, पेस्टिंग फाइल वाले मंत्री का आपने जिक्र कर दिया, हरदीप सिंह पुरी साहब का। उन्होंने कहा कि पर्याप्त मात्रा में गैस है, लेकिन उसके बाद कीमत बढ़ गई कुछ घंटे बाद। तो मंत्री की बात पर आप कैसे भरोसा करेंगे? हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं कि भैया लॉकडाउन को लेकर फैल रही अफवाह पूरी तरह स्पष्ट है, सरकार के स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ऐसे समय में जरूरी है कि हम सभी शांत, जिम्मेदार और एकजुट रहे। इस तरह की स्थिति में अफवाह फैलाना और बेवजह डर का माहौल बनाना गैर जिम्मेदाराना है। तो ये डर का माहौल तो खुद प्रधानमंत्री ने पैदा कर दिया। अपने ही मंत्री अब जबान जब खुलती है ना, बुरा समय आता है शिव जी, तो चारों तरफ से बुरा समय आता है। अब केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री है, मैं इनको वीडियो मास्टर कहता हूँ, वीडियो मंत्री। जो वीडियो संसद टीवी पर नहीं दिखाया जाता, लोकसभा की वो वीडियो लाकर ये मीडिया में लीक कर देते हैं एक तरह से। तो किरण रिजिजू कह रहे हैं कि ये सब कौन अफवाह उड़ा रहा है। पीएम ने साफ तौर पर कहा था कि पैनिक नहीं होना है, जमाखोरियों को चेतावनी दी, राज्य सरकारों से कहा कि कोई भी होर्डिंग न करे, भारत सरकार के कंट्रोल में पूरी स्थिति है और आम लोगों को तकलीफ ना हो, इसके लिए टॉप लेवल से लेकर नीचे लेवल तक, यहाँ तक कि पीएम खुद मॉनिटर कर रहे हैं। तो कौन है वो लोग जिनका काम धंधा बंद है, जो अपने गांव देहात जाने के बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? जिनको गैस डिलीवरी का मैसेज मिल जाता है बिना सिलेंडर डिलीवर हुए, उस गैस एजेंसी के खिलाफ प्रधानमंत्री क्या कार्रवाई कर रहे हैं? और जिस पेट्रोल पंप पर पत्रकारों के साथ मारपीट की जाती है, उस पेट्रोल पंप की एजेंसी कैंसिल करने के लिए प्रधानमंत्री ने क्या काम किया? जब ये सारे काम वो नहीं कर रहे, तो नजर किस पे रख रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये एक बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री नजर रखते किस पर, किस चीज की निगरानी करते हैं? सरकार के मुखिया है। उसके बाद एक और मंत्री आ गई जिनका जिक्र आप लगातार करते रहते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आपने कहा कि वो कहेंगे कि चाय नहीं पीती, ठीक है, वो क्या पीते हैं क्या नहीं पीती पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, कि मुझे हैरानी है कि कुछ नेता कह रहे हैं कि लॉकडाउन होगा और फ्यूल की कमी होगी। कौन सा नेता कह रहा है लॉकडाउन होगा? विपक्ष के किसी नेता का बयान आया है कि लॉकडाउन होगा? नहीं आया है। ये होता है हवा में तीर चलाने का अंजाम। ये बेबुनियाद बातें हैं, राजनीतिक डोमेन में बैठे लोगों की तरफ से ऐसी बातें चिंता की बात है। कोविड के दौरान जैसा लॉकडाउन हमने देखा, वैसा कोई लॉकडाउन नहीं होगा। तो आप ही बता दीजिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, कि कोविड के टाइम का लॉकडाउन नहीं होगा तो किस तरह का लॉकडाउन? और ये तो सब लोग जानते हैं, एक बच्चा भी जानता है कि कोविड एक महामारी थी जो फैल रही थी, उसको रोकने के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया। उस तरह का लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, लेकिन आप गैस की किल्लत को दूर कैसे करोगे? पेट्रोल डीजल की किल्लत को दूर कैसे करोगे? उद्योग धंधे जो बंद हो गए हैं उसको कैसे निकालोगे? बिजली की बचत कैसे करोगे? मध्य प्रदेश में रेट बढ़ा दिए गए हैं, कई राज्यों में रेट बढ़ाने की बात हो रही है। यहाँ तो आपको जनता को राहत देनी चाहिए, आप दोनों हाथों से जनता को लूटने में लगे हुए हो, और एक्साइज ड्यूटी कम करके जनता के पैसे को ही आप थोड़ा सा कम करके उनको ये बताते हो कि देखो महामानव ने कितना बड़ा काम कर दिया, लेकिन महामानव ने जो कर दिया उसके बाद तो अफवाह और ज्यादा फैल गई। अब निर्मला सीतारमण हो, हरदीप सिंह पुरी हो, किरण रिजिजू हो, वो पता नहीं जब एक उंगली दूसरी की तरफ उठा रहे थे तो तीन चार उंगली खुद उनकी तरफ था, तो वो महामानव को संदेशा दे रहे थे, अपने ही प्रधानमंत्री को संदेशा दे रहे थे। ये सोचने वाली बात है, ये देखने वाली बात है। और मैं फिर एक बात दोहराऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चारों तरफ से घिरे हुए हैं। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनको दबाए बैठे हैं, दूसरी तरफ देश के अंदर राहुल गांधी उनको दबाए बैठे हैं, और तीसरी शक्ति को मत भूलिएगा शिव जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर रिटायर ना होने की वजह से उनसे खार खाए बैठा हुआ है। इस देश में प्रधानमंत्री के खिलाफ जो कुछ भी चल रहा है शिव जी, बहुत सारी बातें हैं जो हमें सार्वजनिक जीवन में, जिन शब्दों का मैं प्रयोग नहीं करना चाहता, मैं उस तरफ जाना भी नहीं चाहूंगा, लेकिन जो कुछ भी प्रधानमंत्री के खिलाफ चल रहा है सोशल मीडिया पे, ये हमारे तमाम दर्शकों को पता है। और कई लोग तो कह रहे हैं कि एक प्रेशर डाला जा रहा है प्रधानमंत्री पर, उनको एक ट्रेलर दिखा दिया गया है कि देखो अगर अब भी गद्दी नहीं छोड़ोगे तो बहुत सारा मसाला है, और वो सारा मसाला सामने आ जाएगा तो कई तरह की दिक्कतें खड़ी हो जाएगी। एक अजीब सी स्थिति में
ये देश फंसता हुआ नजर आ रहा है, जब देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ जो कार्यपालिका का मुखिया है, देश का मुखिया है, देश का नेता है, देश का नेतृत्व कर रहा है, उन प्रधानमंत्री की छवि पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता का संकट पैदा हो गया है और हालत ये हो गई है कि वो बयान दे, उनके मंत्री बयान दे, अब देश की जनता को भरोसा ही नहीं हो पा रहा है उन पर, और इसलिए सरकार में अफरा तफरी की स्थिति मची हुई है, घबराहट की स्थिति मची हुई है। संतोष जी, सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कह दिया कि अगर अमेरिका ने अपने मंसूबे बदले नहीं, अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो कोरोना से ज्यादा बुरे हालात पैदा हो जाएंगे पूरे विश्व में। कोरोना में कई देशों में बहुत बड़ी महामारी फैली, कई देश पूरे तरीके से सुरक्षित रहे, लेकिन इस बार जो मार होगी डीजल पेट्रोल गैस की, वो पूरे विश्व में होगी। और एक और होर्मुज की तरह ही एक और गलियारा है, उस गलियारे पर हुतियों का कब्जा है, वहां से भी 12 से 14% डीजल निकलता है। एक बड़ी खबर और आ रही है शिव जी एक बड़ी खबर, मंत्रियों को किस तरह से मैदान में उतारना पड़ रहा है, आप देख लीजिए सरकार की मजबूरी। वो कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ है हमारे पास, लेकिन जो खबर आ रही है कि सरकार ने मिडिल ईस्ट विवाद से पैदा होने वाले मामलों पर नजर रखने के लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया है, एक मंत्रियों का ग्रुप बना दिया है, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं आपको पता है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। और इसमें शामिल कौन है? गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी। पुरी की विश्वसनीयता घेरे में है। निर्मला सीतारमन कितनी अच्छी वित्त मंत्री है ये देश का हर व्यक्ति जानता और समझता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अमित शाह संगठन सरकार दोनों चलाते हैं। राजनाथ सिंह जिनकी विदाई होने वाली थी, ऐसा लग रहा है कि इस संकट ने उनका कद बढ़ा दिया है, क्योंकि सरकार को लग रहा है कि ठीकरा इन्हीं पर फोड़ा जा सकता है और वही विपक्षी नेताओं से बात कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो छोड़ दिया बात करना। अमित शाह बात करना पसंद करते नहीं, उनकी जिस तरह की छवि बनी हुई है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जीवनदान एक तरह से मिलने जा रहा है इस पूरे संकट के दौर में, और आप मंत्रियों का ग्रुप बना रहे हैं, आप अपने मंत्रियों की फौज को उतार रहे हैं, बार बार डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रोजाना आप बयान दे रहे हैं सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। इसका मतलब कि सब ठीक नहीं है, और सरकार के अंदर भी कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, उसको जानना, उसको समझना बहुत जरूरी है। और एक बात हमें निश्चित तौर पर, ये जो एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया उन्होंने, तेल कंपनियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है, आम जनता को कोई राहत देने की कोशिश नहीं की है। और दूसरी बात, जिस बात को हमें उठाना चाहिए कि आखिर आपने इन 11-12 सालों में इस देश को दिया क्या, तमाम तरह के दावे करने के बावजूद आपने इस देश की जनता के सामने रखा क्या, और क्यों भागते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहस से? क्यों नरेंद्र मोदी बहस नहीं करना चाहते, ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बहस करेंगे तो विपक्ष के सवालों का जवाब देना होगा। मैं आमतौर पर विपक्षी नेताओं के बयान को कोट नहीं करता हूं, लेकिन आज जो जयराम रमेश ने लिखा वो हमें जरा देखना चाहिए। हमें एक सुनहरा सपना दिखाया गया, एथेनॉल और ये पता नहीं ये मिलाएंगे वो मिलाएंगे, निर्भरता कम होगी, इंपोर्ट कम होगा, लेकिन जयराम रमेश ने आंकड़ों के साथ बताया है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए, चाहे एप्स्टीन फाइल वाले मंत्री हरदीप सिंह पुरी दे दे या प्रधानमंत्री मोदी जी। उन्होंने कहा 2014-15 जब वो प्रधानमंत्री बने जिस साल, और 2024-25 में कच्चे तेल का जो हम आयात करते थे शिव जी, वो 2014-15 में 84% था, अब हम 90% कर रहे हैं। आपने एथेनॉल, गन्ना और पता नहीं क्या क्या सपना दिखाया, ये 6% इंपोर्ट कैसे बढ़ गया? देश के अंदर आपने क्यों नहीं उसका विकल्प तलाशने की कोशिश की पिछले 11-12 सालों में? लंबी लंबी बातें करते हैं। दूसरी बात, 2014-15 से लेकर 2024-25 के बीच में, 14-15 में जो एलपीजी आयात पर जो हमारी निर्भरता थी वो 46% थी, यानी जितना हम इस्तेमाल करते थे उसका 46% एलपीजी हम बाहर से आयात करते थे। आज की तारीख में हम 62% आयात कर रहे हैं। कहां गया आत्मनिर्भर भारत? कहां गया स्वदेशी भारत? कहां गई आत्मनिर्भरता? और प्राकृतिक गैस की कहानी तो और भी बड़ी दिलचस्प है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो को हम लोग, कॉपीराइट होता है तो हम दिखा नहीं सकते। 26 जून 2005 को, ध्यान से दर्शक सुने, आप जाएंगे तो यूट्यूब पे वो वीडियो है, बड़ा वायरल हो रहा है। 26 जून 2025 को गुजरात के
2005 माफ कीजिएगा, 26 जून 2005 को गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ध्यान से सुनिए मेरे बात को, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने कृष्णा गोदावरी बेसिन के गहरे समुद्री क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा गैस भंडार खोजा है और उन्होंने घोषणा की थी कि इससे भारत ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। लेकिन 2011 से 2016 के बीच कैग की 5 रिपोर्टों में बाद में सामने आया कि यह 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला था, जिसे बाद में अगस्त 2017 में जीएसपीसी का ओएनजीसी में विलय कराकर ढक दिया गया। अब मैं ओएनजीसी की बात आपको बता देता हूं। ओएनजीसी की स्थापना कब की गई थी पता है? जब हम नए नए आजाद हुए थे तो उसमें कई चीजें थी कि भैया अपने यहाँ आप गैस कैसे करोगे, अपने यहाँ तेल कैसे करोगे, कई तरह की टेक्नोलॉजी की बात थी। अमेरिका रूस दोनों तेल और गैस देने को तैयार थे, लेकिन वो उस टेक्नोलॉजी को देने को तैयार। बड़ी मुश्किल से हमने ओएनजीसी का गठन किया, ओएनजीसी आत्मनिर्भर हो गया, ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो गई। लगातार ये रिसर्च करती रही क्योंकि इनका ओएनजीसी के बजट का एक बड़ा हिस्सा आर&डी पर खर्च होता था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। लेकिन ये जो कहानी है, ये गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है घोटाला, इसमें कितनी सच्चाई है नहीं पता, लेकिन घाटे में थी गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ये एक सच्चाई है। और इसके घाटे की कहानी को छुपाने के लिए इसका मर्जर ओएनजीसी में कर दिया गया और उसके बाद ओएनजीसी का जो आर&डी का जो बजट होता है, उस बजट में कटौती होती गई और नतीजा ये रहा कि पिछले 11-12 सालों में देश के हाथ में पेट्रोल के मामले में, डीजल के मामले में, गैस के मामले में और प्राकृतिक गैस के मामले में, एलपीजी और प्राकृतिक दोनों गैस के मामले में हम विदेशों पर और भी ज्यादा निर्भर होते गए और हमारे प्रधानमंत्री हमें स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत का झूठा मंत्र बताते हुए, पढ़ाते हुए नजर आए। मैं दर्शकों से और अब खासतौर से भक्तों से कहूंगा जो हम पे टूटेंगे, आप आइए आंकड़ों के जरिए मुझे गलत साबित कर दीजिए। ओएनजीसी के साथ जो हुआ, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के साथ जो हुआ और कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने जो पोस्ट किया, आप आंकड़ों के जरिए साबित कीजिए कि कांग्रेस के नेता झूठ बोल रहे हैं। आप आंकड़ों के जरिए साबित कीजिए कि ओएनजीसी के साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ। आप आंकड़ों के जरिए मुझे बताइए कि एक स्टेट के पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को पूरे देश के एक संस्थान ओएनजीसी के साथ विलय करने की आखिर क्या मजबूरी थी और क्यों हमारी निर्भरता विदेशों पर गैस के मामले में, एलपीजी के मामले में, पेट्रोल डीजल के मामले में और प्राकृतिक गैस के मामले में बढ़ती चली गई, जबकि 56 इंच के सीने वाले तो हमें कुछ और ही बताते हुए नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन का क्या होगा, क्या ये मंत्री रोक पाएंगे या भारत सरकार पूरी तरीके से तत्पर होकर इस लॉकडाउन पर विराम लगाएगी? अभी कई सवाल अंधकार में हैं, धीरे धीरे सभी सामने आएंगे। स्थितियां ठीक नहीं है, पेट्रोल पंपों पर लाइन है, बस अड्डों पर भी लाइन लगने जा रही है, रेलवे स्टेशन की तरफ भीड़ बढ़ रही है। गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा तो आदमी खाएगा क्या? शहर में तो गैस पर ही पूरी जिंदगी टिकी हुई है, गांव में जाकर तो कंडे, उपले, लकड़ी बहुत कुछ मिल जाएगा जिससे आपका जीवन चल जाएगा, लेकिन यहां तो गैस ही गैस है। तो देखते हैं, प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन दर्शकों से बस एक बात जरूर कहेंगे कि आप तथ्य और सबूतों के साथ आए तो फिर बहस करने में भी आनंद आता है। और अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ गैस और तेल की कोई दिक्कत नहीं तो हमें फोटो उस कमेंट में जरूर शेयर करें, ताकि हम समझ सकें कि कौन कौन से जिले हैं जहाँ गैस की कोई समस्या नहीं है, कौन कौन से विकास खंड हैं जहाँ गैस की समस्या नहीं है, कौन कौन से गांव हैं जहाँ गैस की कोई जरूरत नहीं है। आप सबका बहुत बहुत आभार, संतोष जी का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।